हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और हम लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके आधार पे हमारे जो टॉपिक होते हैं न्यूज़पेपर से, उससे क्या MCQs बन सकते हैं जो 2025 के एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रायिकता होती है। हम लोग उस क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके ऊपर डिस्कशंस भी करते हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पेज नंबर 1 से, द हिंदू से। केरला के हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है बीजेपी जो लीडर्स हैं वहाँ के, उनके बेल पिटीशन को हेट स्पीच के अंतर्गत। इससे पहले मैं इसको डिस्कस करूँ, आपको बता दूँ कि आप इसका PDF जो ऑलरेडी हमारे ग्रुप पे डाला जा चुका है, इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे वीडियो आने से पहले ही आपको प्राप्त हो जाता था कि आप इसको पढ़ सकें, और पढ़ने के बाद जब आप वीडियो देखें यूट्यूब पे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इस संदर्भ में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि हेट स्पीच क्या है और फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या मैंडेट है, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या क्या अन्य जो विवाद हैं उनको भी हम इसके तहत देखेंगे, और फिर समाधान के उपाय भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जो न्यूज़पेपर में दिए हैं उस को डिस्कस करते हैं। तो भाजपा नेता और पूर्व विधायक जो है PC जॉर्ज को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुस्लिम यूथ लीग ने टीवी बहस में दिए उनके भड़काऊ भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, और इसी मामले में उन्हें बेल नहीं मिल रही है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ राइट जो है ये क्या है, और इन दोनों में दोनों क्या है और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे का जो है पक्ष नहीं लेता है। तो सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इसका मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, यानी कि आप अपने मन की बात को टीवी में बोले, रेडियो में बोले, मतलब मन की बात आप बोल सकते हैं, मन की बात आप अपने मन की भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। जो रिस्ट्रिक्शन जो है सरकार उचित प्रतिबंध लगाता है इसके अंतर्गत संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता की रक्षा करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आप डायग्राम बनाते हैं मेंस आंसर राइटिंग में तो आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना होती है। तो इसके तहत जो अनुच्छेद 19A के तहत गारंटी दिया हुआ फ्रीडम और एक्सप्रेशंस का, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत जो है सॉवरेनिटी भारत मतलब संप्रभुता, पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था, और मोरालिटी यानी शिष्टता और नैतिकता के अंतर्गत रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और इस संदर्भ में घृणा वाक्य क्या है, हेट स्पीच क्या है, उसको देखते हैं। घृणा वाक्य हेट स्पीच जो है बयान, इशारा, आचरण या लेखन को कहते हैं जो धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर हिंसा, भेदभाव या शत्रुता को भड़काते हैं, यानी कि ऐसे भाषण जो भड़कावा देते हैं, अपने विभिन्न तरीके के माध्यमों से भड़काव देते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं लोगों को एक दूसरे के खिलाफ, ऐसे भाषण को हम लोग घृणा भाषण या हेट स्पीच कह सकते हैं। तो घृणा भाषण के खिलाफ जो कानून है वो देख लीजिए। ये हेट स्पीच के लिए IPC प्रोविजंस हैं, जो धारा 153 धर्म, जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 295A जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करना, 505 जो है वो ऐसे बयान जो सार्वजनिक उपद्रव या हिंसा को भड़काते हैं। इसके अलावा इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है 2015 में इसे हटा दिया, रद्द कर दिया गया। 66A की धारा जो आपत्तिजनक ऑनलाइन संदेश भेजने पर दंडित करता था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 बोलता है धारा 123 कि चुनाव के दौरान घृणा भाषण पर रोक लगानी चाहिए। तो इस प्रकार जो है घृणा वाक्य जो है उस पर हमारे जितने भी कानून है वो भी रोक लगाते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी शामिल किया गया था। कि इशूज एंड चैलेंजेस देख लीजिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घृणा के बीच जो संतुलन है
उसकी स्पष्ट समय सीमा तय करना बड़ा मुश्किल होता है और ये अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से तय किए जाते हैं। कानूनों का दुरुपयोग होता है। घृणा भाषण जो है कानूनों का कभी कभी राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग किया जाता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर घृणा भाषण को बढ़ाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसे बढ़ावा देता है जिससे इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस संदर्भ में हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अगर देखें तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 जो आईटी अधिनियम 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया था, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा मिली थी। वहीं प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ 2014 मामले में न्यायालय ने विधि आयोग से घृणा भाषण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने को कहा था। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। सोशल मीडिया को जो है इस पे कानून के तहत लाने की जरूरत है और जन जागरूकता, ताकि लोग जो है जिम्मेदार भाषण और इसके प्रभावों के बारे में शिक्षित हो सके और ये भी जान सके कि कौन सा भाषण जो है घृणा वाक्य के तहत आ सकता है। तो इस संदर्भ में भारत का जो संविधान है मौलिक अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है अभिव्यक्ति की, लेकिन यह जिम्मेदारी भी तय करता है। और अगर हम जिम्मेदारी के साथ अपनी स्वतंत्रता यानी मौलिक अधिकार का उपयोग करें तो हम अपनी अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक भी बन सकते हैं। घृणा भाषण कानूनों को स्वतंत्रता की रक्षा और सामाजिक असंतोष को रोकने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में हमने आपको 2021 का एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया है, जो निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है। तो ये आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, ये आर्टिकल 21 के तहत संरक्षित किया गया था। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। महत्वपूर्ण मामले इसके न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। इस निर्णय ने भारत में व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता अधिकारों की सुरक्षा की नींव रखी थी। अनुच्छेद 21 जो है निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित करता है। पुट्टू स्वामी मामले में इसे मान्यता दी गई थी। निजता में व्यक्तिगत डेटा, गरिमा और स्वायत्तता की सुरक्षा शामिल है। डिजिटल अधिकार, आधार और डेटा संरक्षण नीतियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण कदम है। एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है जो 2025 में पूछे जा सकते हैं, और ये है कि भाषण, स्वतंत्र भाषण का अधिकार निम्नलिखित में से किस में, यानी राइट टू फ्री स्पीच जो है उस किसके तहत संरक्षित है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमने देखा है कि राइट टू जो फ्रीडम है आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो बोलने की स्वतंत्रता संरक्षित है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाता है। इसका जो डिटेल है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और इसको स्टडी करने के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हम अपने दूसरे टॉपिक पे। कर्नाटक का जो मिनिस्टर है उन्होंने डिनाई किया है एलिगेशंस किसके, जो कंडक्टर हैं उनके अटेम्प्ट ऑफ मोलेस्ट माइनर। तो माइनर के ऊपर मोलेस्टिंग का जो केस है वो कर्नाटक में निकल के आया, और ये पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत आता है। इस संदर्भ में हम पॉक्सो अधिनियम को देखेंगे, क्या है ये, कैसे कार्य करता है। इसके साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स है उसको भी देखेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या लीगल प्रोविजंस है इसके अंतर्गत, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा न्यूज़ घटना का विवरण, जिसमें कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने एक नाबालिग लड़की के छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज किया है, और उनका कहना है कि कंडक्टर जो है उनके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। सो चलिए पॉक्सो अधिनियम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो पॉक्सो अधिनियम है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये एक्ट 2012 में इनेक्ट किया गया था। किस कारण से? बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए इसे लागू किया गया था। यह बाल सुलभ कानूनी प्रक्रिया प्रदान करता है और न्याय में जो तेजी है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये लाया गया था। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने इसमें डाल दी है। पॉक्सो अधिनियम 2012, न्याय में तेजी करना, शोषण सुरक्षा से सुरक्षा देना,
उत्पीड़न से सुरक्षा देना, शोषण, अरे ये तो कई बार आ गया, और बाल सुलभ कानून जो है ये इसकी मुख्य विशेषता है। प्रोविजंस देख लीजिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है बच्चों की परिभाषा दी गई है, जो 18 वर्ष और उससे कम जो है उसको बच्चे माने गए हैं। अपराध के प्रकार जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, जो बच्चों के साथ यौन संबंध बनाना। एग्रीवेटेड प्रिवेंटिव सेक्सुअल ऑफेंस है या असॉल्ट है, इसमें रिश्तेदार, शिक्षक, पुलिस अधिकारी या पुनरावृत्त अपराधियों द्वारा हमला करना। सेक्सुअल असॉल्ट है जो फिजिकल कांटेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन है। सेक्सुअल हेरासमेंट है जो पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल रिमार्क्स और इनएप्रोप्रिएट मतलब अनुचित जो टच करते हैं हम लोग अगर किसी को तो। बाल अश्लीलता है बच्चों का किसी भी अश्लील गतिविधि में उपयोग करना। पनिशमेंट जो इसके अंतर्गत है वो न्यूनतम 3 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है। और पुनर्वास जो है पीड़ितों का पुनर्वास के लिए जुर्माना और मुआवजा का भी प्रावधान किया गया है। यह बाल अनुकूल प्रावधान करता है बच्चों के अनुकूल वातावरण का, जो गोपनीयता रखी जाती है, बच्चों के पहचान को प्रकाशित नहीं किया जाता। बाल अनुकूल न्यायालय प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष पूछताछ नहीं किया जाता, वीडियो रिकॉर्डिंग स्वीकार्य है। इसके तहत तेजी से सुनवाई की जाती है, विशेष अदालतों को 1 वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करनी होती है। मुद्दे इशूज़ क्या क्या है, इसके तहत कानून का दुरुपयोग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। झूठे आरोप और शिकायतें आती रहती है। जांच और सुनवाई में देरी एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स है। इसके तहत जागरूकता में भी कमी है, लोगों को सार्वजनिक बदनामी के डर से जो पीड़ित हैं उनके परिवार मामला दर्ज नहीं कराते। तो अमेंडमेंट क्या हो सकते हैं, संशोधन और हाल के बदलाव देख लीजिए। 2019 में गंभीर यौन शोषण मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया और सजा को जो है कड़ा किया गया, न्यूनतम सजा बढ़ा दिया गया और बाल अश्लीलता पर ध्यान दिया गया। डिजिटल माध्यमों से बाल शोषण के खिलाफ सख्त कानून इसके अंतर्गत लाए गए हैं। आगे क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड, व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड, तो इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, स्कूल और समुदाय में बाल सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना चाहिए, खास करके जो बच्चे हैं उनको खुद ही समझाना चाहिए ये बातों को। फास्ट ट्रैक के सुनवाई जो है समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए। इस प्रकार जो है पॉक्सो अधिनियम बच्चों के यौन अपराधों से बचाने का एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके सफलता के लिए जो है कार्यान्वयन और जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कार्यान्वयन ना हो और जागरूक ना हो, उससे भी महत्वपूर्ण अगर देखें दोनों में से तो जागरूकता, क्योंकि जागरूकता नहीं होने के कारण केसेस लॉज नहीं होते। कई बार केस लॉज हो भी जाते हैं तो उसमें एक्शन नहीं होता और लोग सोचते हैं कि चलो क्या कर सकते हैं पुलिस व्यवस्था, लेकिन अगर आप जागरूक हो, आपको ये आइडिया हो, तो आप प्रशासन पे भी दबाव बना सकते हैं। इस संदर्भ में आपको एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 2012 पॉक्सो एक्ट के विषय में। पॉक्सो अधिनियम 2012 का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से बचाना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब है भारत में सभी अधिनियमों के तहत बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति माना जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जिसमें 14 साल तक को बच्चे और 14 साल से 18 साल को एडोलेसेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम जो है बाल सुलभ कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और न्यूनतम 3 वर्ष से आजीवन कारावास तक का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो बहुत ही ऑफेंसिव मामले होते हैं उसमें अब मृत्युदंड भी शामिल कर लिया गया है। तो सेकेंड गलत है, बट फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट। सेकेंड गलत क्यों है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चा माना जाता है, लेकिन भारत में सभी कानून जो है इसे परिभाषित नहीं करता। उदाहरण के लिए किशोर न्याय अधिनियम में 18 वर्ष की सीमा है, लेकिन कुछ श्रम कानूनों में यह सीमा अलग रखी गई है। बाकी हमने आपको ऑलरेडी डिटेल दे दिया है, लेकिन यहाँ समझ लीजिए द चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 के तहत 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको बच्चा माना गया है और उसके बाद एडोलेसेंट 14 से 18 माना जाता है। अगला हमारा है पेज नंबर 4 पे। तो ये जो ILO चीफ उन्होंने कहा है कि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी जो है कवरेज वो बेहतर हुआ है। तो इस संदर्भ में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो ILO के बारे में जानेंगे, ये कैसे कार्य करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका भारत के साथ कैसे ये भारत के साथ सहयोग करता है और अन्य जो चीज़ें होंगी विशेष उसको भी हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे।
तो चलिए देखते हैं आज का न्यूज़ जो कि ILO से संबंधित है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 में भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाया गया है। भारत में किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लोगों की संख्या 24% से बढ़कर 49% हो गई है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को देखें तो इसकी स्थापना जो है 1919 के वर्साई संधि से हुई है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये 1949 में जो संयुक्त राष्ट्र की संधि है उसके तहत नहीं है, बल्कि ये 1919 के वर्साई के तहत ही ये गठन किया गया था। और 1946 में पहली बार ये UN की विशेष एजेंसी बन गई। और जो इसकी भूमिका है श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करना, ये डिटेल ही मैंने ऊपर में आपको दे दिया है। इसका उद्देश्य जो है सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देना, बंधुआ और बाल श्रम को समाप्त करना, और सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक संरक्षण को बढ़ावा देना, और त्रिपक्षीय संरचना है इसकी, यानी कि सरकार, नियोक्ता और श्रमिक को मिलकर श्रम नीतियाँ बनाने के लिए ये प्रेरित करता है। प्रमुख संधि और सिफारिश देख लीजिए तो बंधुआ मजदूरी जो संधि है 1930, उसके बाद है बाल श्रम उन्मूलन संधि 1999, समान वेतन संधि 1951, औद्योगिक सुरक्षा संधि 1981 इसके अंतर्गत प्रमुख संधि और सिफारिशें हैं। भारत और ILO की बात करें तो भारत ने अब तक जो है 47 संधियों की पुष्टि कर चुका है और 1922 से ही भारत जो है ILO का सदस्य है, जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत हुआ करते थे। भारत ने 2017 में 2 बाल श्रम संधियों की पुष्टि की है, जो है न्यूनतम आयु संधि और बाल श्रम उन्मूलन संधि। श्रम कानून सुरक्षा की बात करें तो भारत ने 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया है, जिसमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक सुरक्षा शामिल है। चुनौती और आगे का रास्ता, इम्प्लीमेंटेशन, जो कमी है उसको बेटर करना चाहिए, और जो बाल श्रम और असंगठित क्षेत्र की समस्या उसका समाधान भी करना चाहिए। कार्यान्वयन मजबूती से करें और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अर्थात ILO जो है श्रमिक अधिकारों और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन समावेशी विकास के लिए बेहतर कार्यान्वयन और सुधार की आवश्यकता है। ILO की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय, इसके में स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय पर कार्य करती है। ये बिल्कुल सही है, जो आपने देखा अभी, आपने स्टडी ऑलरेडी किया है। यह 1946 में वर्साई की संधि 9/9/1919 में ही वर्साई की संधि हुई थी, उसके तहत यह स्थापित किया गया था वर्साई की संधि में ही 1946 में। तो ये पार्ट बना था UN का। तो सेकंड गलत हो गया, तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। ILO संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी थी। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उचित कार्य स्थितियों को बढ़ावा देना। तो 1 और 3 सही है, सेकंड गलत इसलिए क्योंकि ये 1919 में वर्साई के संधि के तहत स्थापित हुआ था और 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी बनी। ये भी ध्यान दीजिएगा, पहली विशेष एजेंसी बना था, बॉस महत्वपूर्ण है। ये सारे डिस्कस कर लिए हैं, बाकी आप हमारे ग्रुप पे जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो हमारा है पेज नंबर 4 पे, सुप्रीम कोर्ट सेज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, यानी कि जहाँ से वेस्ट तैयार हो रहा है या वेस्ट निकल रहा है वहीं पे अगर उस वेस्ट को अलग कर लिया जाए तो इसका काफ़ी इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इस संदर्भ में हम सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो है वो देखेंगे, वेस्ट के प्रकार देखेंगे, कैसे सेग्रीगेट किया जाए वो प्रोसेस देखेंगे, और इसके संबंध में क्या क्या संरचना है, संरचना, रूल एंड लॉज, उसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पर्यावरण की भलाई के लिए कचरा का अलगाव घर से शुरू होना चाहिए। अलगाव घर से शुरू होने का मतलब ये है कि गीला कचरा, सूखा कचरा, अन्य कचरा ऐसे हम कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। NCR राज्यों की चिंताएं इनमें व्यक्त की गई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 का अनुपालन बेहतर ढंग से करने की जरूरत होगी
और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वेस्ट टू एनर्जी परियोजना के प्रभाव की रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और हम देखेंगे कि वेस्ट टू एनर्जी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। स्रोत पर कचरा का वर्गीकरण कैसे करें? तो सबसे पहले कचरे का वर्गीकरण क्या है ये समझ लीजिए। तो कचरे का वर्गीकरण का अर्थ है कचरे के स्रोत पर ही अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करना, ताकि उसे सही तरीके से निपटान किया जा सके और पुनर्चक्रित किया जा सके। कचरे के वर्गीकरण की श्रेणियाँ देख लीजिए। सड़ने योग्य जो कचरा होता है उसको बायोडिग्रेडेबल कचरा कहते हैं, और ये जो है हमारे लिए जैसे भोजन का बचा हुआ हिस्सा, सब्जी का छिलका, बगीचे का कचरा, ये सारे जो है आप कह सकते हैं कि खाद के रूप में भी काम आ सकता है, जैविक खाद के रूप में। अगला हमारा न सड़ने योग्य कचरा जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु, थर्मोकोल, ये हो सकता है। और हजारस यानी खतरनाक कचरा जो होता है जैसे बैटरी, रसायन, चिकित्सीय कचरा, ई कचरा, इसको हजारस मटेरियल के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा हम कर सकते हैं सूखा कचरा यानी कागज, गत्ता, पैकेजिंग सामग्री, और गीला कचरा यानी रसोई का कचरा, फलों के छिलके और बचे हुए भोजन। इस प्रकार से हम इसको वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का लाभ क्या होता है? तो भूमि प्रदूषण कम होता है, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण प्रभाव कम करता है, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है और बेहतर कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करता है। तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सरकार की पहले क्या क्या है इन चीज़ों के लिए। तो सबसे पहला है स्वच्छ भारत मिशन। इसके तहत कचरे का वर्गीकरण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निपटान पर ध्यान दिया जाता है। ठोस कचरा प्रबंधन 2016 सभी घरों और संस्थानों के लिए स्रोत पर कचरे का वर्गीकरण अनिवार्य करता है। कौन सा? ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016, ये ध्यान दीजिएगा, याद रख लीजिएगा। 2016 का जो अधिनियम है ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम, वो अनिवार्य करता है क्या? सभी घरों और संस्थानों के लिए स्रोत पर कचरा का वर्गीकरण करना। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 जो है यह प्लास्टिक कचरा को कम करने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। अब है कचरे के वर्गीकरण को लागू कैसे करें भैया? तो सबसे पहले अलग अलग डब्बों का उपयोग करना चाहिए। हरा जो है गीला कचरे के लिए, नीला सूखे कचरे के लिए, और लाल खतरनाक कचरे के लिए है। शिक्षा और जागरूकता फैलाने की जरूरत है इस संदर्भ में, ताकि लोग इस काम को बेहतर ढंग से कर सकें। जैविक कचरे के लिए को खाद बना सकते हैं, हमने बात अभी ऑलरेडी करी थी। पुनर्चक्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना, जैसे प्लास्टिक मुक्त और जीरो वेस्ट पहलों को बढ़ावा देने की जरूरत होगी। इस प्रकार जो है स्रोत पर कचरा का वर्गीकरण एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ पर्यावरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? कचरे को वर्गीकृत करना चाहिए, पुनर्चक्रण करना चाहिए, और इस ग्रह की, पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा ना, तभी मानव जीवन भी स्वच्छ और सुरक्षित है। तो अगर आपको सुरक्षित रहना है तो पृथ्वी को सुरक्षित रखें, और पृथ्वी को सुरक्षित रहना है तो कचरे का प्रबंधन करें अवश्य। चलिए इस संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। कचरा का वर्गीकरण भूमि प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि पुनः चक्रण योग्य कचरा लैंडफिल में न जाए। अगला हमारा है, ये सही हो जाएगा, जब सड़ने योग्य कचरे को उचित रूप से अलग किया जाता है तो इसे खाद में बदला जा सकता है, जिससे मीथेन उत्सर्जन कम होता है। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, हालांकि कचरे का वर्गीकरण पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है, लेकिन यह भूमि प्रदूषण को बढ़ाता है। तो दो बातें हैं, एक तो यहाँ पे हमने देखी कि भूमि प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, दूसरा है भूमि प्रदूषण। तो ये अपने आप में दोनों स्टेटमेंट भी अपने आप में एक दूसरे का विरोधाभासी है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम कर रहा है, लेकिन ये अपने आप में स्टेटमेंट अपने अंदर भी एक जो है विरोधाभास लेके चल रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, और फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है। थर्ड गलत क्यों है? क्योंकि कचरे का वर्गीकरण भूमि प्रदूषण को नहीं बढ़ाता, बल्कि कचरे के प्रभावी प्रबंधन को मदद करता है, और इससे लैंडफिल को अधिक भार यानी कि लैंडफिल का जो वेट है उसको कम करता है। इसके अलावा ये सारे डेटा ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पेज नंबर 8 से है, आरटीआई से संबंधित है, और कहता है जो राइटर हैं इन्होंने कहा है, अरे ये तो फॉर्मर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, इन्होंने कहा है कि राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को अभी जो चल रहा है ना सिस्टम, उसके अंतर्गत इन्फॉर्मेशन डिनाई करना ही एक राइट हो गया, इन्फॉर्मेशन देना राइट नहीं रह गया। तो चलिए थोड़ा सा इनके हम विचारों को सुने और समझने की कोशिश करें। इनका कहना है कि सूचना का अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक कानून था, लेकिन अब इसे कमजोर किया जा रहा है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह रुख अपनाया गया कि आरटीआई अनुरोध सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहिए।
लेकिन जवाब मिलनी चाहिए। 2012 में केस आया था जिसमें ग्रीस रामचंद्रन देशपांडे मामले में निजी जानकारी के आधार पर सूचना देने से इनकार करते हुए एक मिसाल कायम की गई थी। लेकिन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ने नागरिकों के सूचना के अधिकार को और कमजोर कर दिया है। नागरिकों से इन्होंने अपील क्या की है? नागरिकों और मीडिया को सुनिश्चित करना चाहिए कि आरटीआई अधिनियम अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप बना रहे। धारा 8 के अपवादों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि जनहित की रक्षा हो सके, और आरटीआई को गोपनीयता के नाम पर जानकारी छुपाने का साधन नहीं बनाना चाहिए। यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो आप रोक सकते हो, लेकिन जो आप सार्वजनिक करने वाले इन्फॉर्मेशन है उनको ज़रूर आप पब्लिक डोमेन में डालो, ताकि इस संदर्भ में लोगों को जानकारी मिले और जानकारी मिलने पर लोग जो है एक सूचित निर्णय ले सकें। यही आरटीआई का उद्देश्य भी था। इस संदर्भ में हम देखते हैं आरटीआई क्या है। तो सूचना के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं आरटीआई। ये 2005 में लाया गया था। भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार ये प्रदान करता है। संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए। अनुच्छेद 19(1)(a) जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 जो है पारदर्शिता और सुशासन की बात करता है। वही अनुच्छेद 39(a) जो है समान न्याय कानूनी सहायता की बात करता है, और साथ ही साथ अनुच्छेद 51(a)(h) जो है सूचित नागरिक और सार्वजनिक अभिलेख की बात करता है। तो हम अगर देखें, ध्यान से देखें, तो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो अधिकार है, अधिकार के बाद डीपीएसपी, और डीपीएसपी के बाद जो मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों ही चीज़ संवैधानिक प्रावधान जो है वो सूचना के अधिकार को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की है ऊपर में। तो अब देखते हैं सूचना का अधिकार 2005 की जो प्रमुख धारा है उसके विषय में। तो धारा देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन सेक्शन 4 की बात है, ये स्वतः जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए सरकारी संस्थानों को। सेक्शन 6 जो है, कोई भी नागरिक लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना मांग सकता है। सेक्शन 8 जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता और तीसरे पक्ष के गोपनीय डेटा से छूट प्रदान करता है। सेक्शन 19 जो है, सूचना अस्वीकार की जाती है तो आवेदक कुछ अधिकारियों के पास अपील कर सकता है। और सेक्शन 20 जो है, अधिकारियों पर 250 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाता है, जो अधिकतम 25,000 तक हो सकता है। सूचना अधिकार का महत्व जो है पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार को कम करता है। पारदर्शिता होगी तो सूचना मिल जाएगा ना लोगों को, तो फिर ऑलरेडी लोग जो है कहीं ना कहीं करक होने लगेंगे, तो इससे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है। नागरिकों को सशक्त बनाता है, सूचना के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुंच बेहतर करता है, और सुशासन को मजबूत करता है, जिससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है। आरटीआई के कार्यान्वयन में चुनौतियां क्या क्या है? जवाब में देरी हो रही है, खास करके पेंडिंग किए जा रहे हैं केसेस को। शुल्क और पहुंच की समस्या भी हो रही है, और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, जानकारी बाहर आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी होते हैं उनके भ्रष्टाचार का खुलासा होने लगता है, जिससे कार्यकर्ताओं पर हमले होने लगते हैं। जागरूकता में लोगों में इस बात की कमी है। क्या करना चाहिए? क्या इस पर काम नहीं करना चाहिए? आरटीआई जागरूकता को मजबूत करना चाहिए, जागरूकता बढ़ाना चाहिए। इसका डिजिटलीकरण के माध्यम से जितना हम बेटर प्राप्त कर सकें, तेज जवाब ले सकते हैं। सूचना देने वालों की सुरक्षा भी इसके तहत सुनिश्चित करने की जरूरत है। आरटीआई अधिनियम जो है नागरिक सशक्तिकरण, पारदर्शिता और सुशासन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, और यह सूचित नागरिक ही सशक्त नागरिक होता है, इस ध्येय वाक्य के साथ इसको लाया गया था। इस संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सूचना के अधिकार को प्रभावित करता है? अनुच्छेद 19(a) के 21, 39 तो ये ऑल जो है, ऑल आर राइट एयर, जो कि हमने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है। तो चलिए ये सारे डिटेल्स आप देख लीजिए, और इस प्रकार से आज का जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस है धन्यवाद के साथ समाप्त होता है। और आप इसको बेहतर लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिसको नहीं पहुंचाना चाहते उसके साथ मत करें। इसके अलावा आप कमेंट भी करें अगर आपको कोई इशू है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।